हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की दो परीक्षाएं, एक आरओ एआरओ की परीक्षा, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, हिंदी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और दूसरी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स 2024। ये दो परीक्षाएं जो हैं वो आने वाली हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा फरवरी में और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो मार्च 2024 में शेड्यूल्ड है। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन। तो ऐसे हम आपको 600 क्वेश्चन ऑलरेडी करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसमें आगे के 50 क्वेश्चन तो इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होते ही आपके यूपी पीसीएस की इन दोनों परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 650 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये करंट के जो सबसे संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, इनसे क्या होगा, आपकी इन दोनों परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की लगभग संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका इनसे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूपी की इन दोनों परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस आते हैं, उनके भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के वीडियोस अवेलेबल हैं। इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के वीडियो अवेलेबल हैं और जनरल स्टडीज के कुछ प्रैक्टिस सेट भी ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। ये भी आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से क्या है, गलत हो जाते हैं। तो आपका इनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का हमारा 601वां क्वेश्चन है। 601 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रश्न है हमारा, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, रवनीत कौर, गिरीश चंद्र मुर्मू और एनके सिंह। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, जो इसका बाह्य लेखा परीक्षक के पैनल का 62वां सत्र था, उस सत्र में इन्होंने भाग लिया था, जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें इनको ये उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये बाह्य लेखा परीक्षकों का जो पैनल है, इसमें दुनिया के 12 सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान, ठीक है, जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके प्रमुख इसमें शामिल हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, फंड और कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों का बाहरी ऑडिट देखते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी की नियुक्ति हुई है। ये भारत के जो है कैग भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, जिनका 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया है, थी। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इनका जो है अभी हाल में 96 वर्ष की आयु में केरल के कोल्लम में इनका निधन हो गया है। पहले तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनका जो पूरा नाम है वो है मीरा साहेब फातिमा बीबी। ठीक है, इसके अलावा ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये उच्च न्यायपालिका हायर जुडिशरी में मुस्लिम समुदाय से पहली महिला थी। मतलब इनके पहले मुस्लिम समुदाय से कोई भी हायर जुडिशरी में महिला नहीं आई हुई थी। ठीक है, ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और 1992 में लगभग 3 साल का इनका कार्यकाल है और ये 92 में सेवानिवृत्त हुई। इसके बाद 1993 से 1997 तक जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी जिसको बोलते हैं, इसके सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। सरकार की इस तरह की योजना है। इसके अलावा यमुना, गोरखपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे तीनों उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में एक्सप्रेसवे की सबसे ज्यादा लंबाई है और यूपी को इसीलिए एक्सप्रेसवे का राज्य नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है,
जो सरकार की लक्ष्य है वो है कि एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है। और इस संयंत्र से ये करीब 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सोलर एक्सप्रेसवे। थोड़ी सी डिटेल इसमें हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में दी हुई है कि ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर जाता है। ये चित्रकूट से स्टार्ट होता है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया आते हुए इटावा में ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करता है, उसमें ये जुड़ जाता है। और इसकी लंबाई जो है वो 296 किलोमीटर लंबी है और ये 4 लेन वाला 4 लेन एक्सप्रेसवे है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी इनकी लंबाई भी पूछ ली जाती है और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरते हैं। तो ये दोनों फैक्ट जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि इनमें आपको करंट के साथ साथ अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो स्टैटिक जीके में भी इनसे पूछा जाता है तो वैसे रिलेटेड फैक्ट्स को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और चूंकि ये वीडियोस जो हैं वो यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए हैं, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट के समसामयिकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हमने इनमें इंक्लूड किया है, उनकी डिटेल्स ली हैं। ये डिटेल जैसी यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये सारी डिटेल एज इट इज आपको हम पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। ये पीडीएफ जो हैं वो आपके मोबाइल फ्रेंडली हैं, आप इनको मोबाइल स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। इनका फॉन्ट इस तरह से डिजाइंड है कि आपको इनको जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कंफर्टेबली इनको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो ये संस्थान का टेलीग्राम का यूजर नेम दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप संस्थान से कांटेक्ट करके ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ये नो डाउट आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2023 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है अनीशा भलवाला, फ्लोरियन पीटर, एल आई यूहोंग और अशोक सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये भारतीय निशानेबाज हैं अनीशा भनवाला। इन्होंने ये क्या है, इसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता दोहा कतर में आयोजित हुई थी। ठीक है, और इन्होंने पुरुषों की जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। और ऐसा करने वाली ये क्या है, विश्व कप फाइनल के इतिहास में ये करने वाले भारत के लिए क्या है, पहले व्यक्ति हैं। भारत को इस तरह से पुरुषों के फाइनल में इसमें पहली बार ये पदक मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा आप ये हो सकता है सोचें कि इस तरह से बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं तो आप किन किन के बारे में जानेंगे, तो इसमें वैसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो या तो बहुत बेजोड़ रहा है या पहली बार कुछ इंडिया ऐसे जो है गेम्स में कुछ नया करके आया है। इसके अलावा पीसीएस क्या करता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, उसमें 4 व्यक्तियों के नाम दे देता है और बता देता है कि ये किन किन खेलों से संबंधित है। तो जो खेलों के चर्चित व्यक्तित्व हैं, आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये किस खेल से संबंधित है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाता है अनीस भरवाला का नाम, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये शूटिंग से, ठीक है, निशानेबाजी गेम से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक चीन उद्योग निकाय आईएसओ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता 2024 के लिए किस देश द्वारा संभाली जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत और चीन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये आईएसओ की अध्यक्षता वर्ष 2024 के लिए भारत द्वारा जो है संभाली जाएगी। ये चीनी और चीनी से संबंधित उत्पादों का शीर्ष निकाय है, टॉप बॉडी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है भारत के लिए क्योंकि भारत क्या है, दुनिया में चीनी का, शुगर का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सेकंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जो क्या है, फर्स्ट जो है वो कंज्यूमर है सबसे बड़ा। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत एथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे आपके 3 फैक्ट हो गए। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत और एथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत। ठीक है, तो ये 3 आपके एडिशनल फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब इसका सी ऑप्शन है।
ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 के 23 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। सूर्यकिरण 17 का, ये इसका सूर्यकिरण का 17वां संस्करण है। ठीक है, और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है जंगल युद्ध, ठीक है, जंगलों में युद्ध की कला, ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान, भारत का जो हिली टेरेन है वहां पे आतंकवाद की क्या है प्रॉब्लम है, और सेम टेरेन जो है वो नेपाल भी फेस करता है, तो दोनों के क्या है इस तरह के एरिया में कॉमन गोल्स हैं। ठीक है, उन्हीं में क्या करना है, सहयोग को क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। ऑप्शन है तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, जोशन चिनप्पा और सेंथिल कुमार। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये अनाहत सिंह जो है स्क्वैश खिलाड़ी, ये स्क्वैश नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की दूसरी विजेता बनी है। इनकी उम्र जो है वो मात्र 15 वर्ष है। और अगर सबसे कम उम्र की पहली महिला की बात करी जाए तो जोशन चिनप्पा हैं, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही ये खिताब जीत लिया था वर्ष 2000 में। तो सबसे कम उम्र की जोशन चिनप्पा और दूसरी सबसे कम उम्र की अनाहत सिंह। ठीक है, और ये दोनों क्या है, स्क्वैश गेम से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? बाजरा वर्ष, कैमलिट्स वर्ष, पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कैमलिट्स वर्ष, अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में क्या किया है, इसको घोषित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये सी नहीं होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। ऑप्शन बी में कैमलिट्स वर्ष लिखा है, और इसका जो उद्देश्य है इस वर्ष को घोषित करने का, जो कैमलिट्स हैं इनकी अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना और कैमलिट्स क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश, शोध और क्षमता विकास की वकालत करना। ठीक है, ये क्या है, कैमलिट्स जो है वो ऊंटों की ही एक प्रजाति है, और जो खाद्य और कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार ऊंट जो है वो 90 से अधिक देशों में लाखों घरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। रेगिस्तानी अगर एरिया है तो वहां पर तो ऊंटों का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, और भारत में भी क्या है, काफी मात्रा में जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है, जहां पर ऊंट आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। ये जो कैमेलिड्स हैं ये दूध और मांस का एक स्रोत है। ठीक है, इनसे दुग्ध उत्पादन भी होता है, मांस उत्पादन का भी है। इसके अलावा ये फाइबर भी प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग कपड़े और आश्रय के लिए किया जा सकता है। तो इनका जो क्या है बहुत महत्व है। ये खाद्य पदार्थ भी प्रोवाइड करते हैं आपको, कपड़े वगैरह बनाने के लिए फाइबर भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको देखते हुए ये संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। आप लोग जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र टाइम टू टाइम क्या है, हर एक वर्ष को किसी एक डेजिग्नेटेड वर्ष के रूप में जो है घोषित करता है। जैसे वर्ष 2023 को वो मिलेट्स वर्ष, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है घोषित किया था, वैसे ही 24 को कैमलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? रेहान करुणा तिलका, अन्ना वंश, पॉल लिंच, चेतना मारू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये पॉल लिंच जो हैं ये वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। ये आयरिश लेखक हैं, और ये पांचवें ऐसे आयरिश लेखक हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। इनका उपन्यास है जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, इस उपन्यास के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। और भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू। इनका पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन, जो शॉर्टलिस्ट इसमें होते हैं बुकर प्राइज के लिए, उन शॉर्टलिस्टेड उपन्यासों में था, और इसको पीछे छोड़कर ये प्रॉफिट सॉन्ग को बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये बुकर पुरस्कार के लिए पॉल लिंच, इनकी किताब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, चूंकि ये चेतना मारू हैं, इनका ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, भारत से संबंधित हैं, तो इनके उपन्यास का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है जो किताबों वाला क्वेश्चन आता है, जो करंट में किताबें चर्चा में रहती हैं, उसमें हो सकता है वेस्टर्न लेन्स के का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा करेंगे जो बाइडन, एंथनी अल्बानीज, बेंजामिन नेतन्याहू और इमैनुअल मैक्रों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। ये भारतीय गणतंत्र दिवस के जो 75वां गणतंत्र दिवस है उसके परेड के मुख्य अतिथि होंगे।
ठीक है। और वर्तमान में क्या कर रहा है भारत जो है वो, भारत और फ्रांस जो अपनी रणनीतिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसमें इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन अभी दोबारा डिस्कस होगा जब हम लोग परेड के बारे में चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस की, उसमें ये जो है वो इस क्वेश्चन की दोबारा चर्चा होगी, दोबारा आएगा। बट जैसे हमने बताया, हम लोग दो परीक्षाओं को टारगेट करके चल रहे हैं। एक परीक्षा है आरओ एआरओ की और दूसरी है पीसीएस का प्रीलिम्स 2024। तो चूंकि ये परीक्षा फरवरी में आने वाली है, तो हमने टारगेट रखा है कि इस परीक्षा के लिए 15 जनवरी 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन हम इनके लिए डिस्कस करेंगे। तो आरओ एआरओ की परीक्षा में 26 जनवरी का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि परेड के मुख्य अतिथियों के बारे में लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। जबकि पीसीएस पीडी की परीक्षा जो है वो मार्च में आनी है, तो इसके लिए हम आपको करंट जो प्रोवाइड करेंगे वो 15 फरवरी 2024 तक का प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें 26 जनवरी का क्वेश्चन या 75वें गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डिटेल्ड क्वेश्चन होगा कि परेड में क्या हुआ, क्या क्या विशिष्ट बातें थी, उन सबको डिस्कस करते हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन उनके लिए दोबारा आएगा, जबकि आरओ एआरओ वालों के लिए ये क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। ठीक है। बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? 6.2%, 6.3%, 6.4% और 6.5%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये S&P ने जो वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 6.4% बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है। पहले इनका जो रेटिंग था वो इनका अनुमान था वो 6% का था, इसको जो है बढ़ाकर इन्होंने 6.4% कर दिया है। जबकि वर्ष 2025 के लिए उन्होंने अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया है। जो परीक्षाओं में अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह की जीडीपी वृद्धि दर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जब बजट आता है तो सरकार जीडीपी वृद्धि दर की घोषणा करती है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी बार बार क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी रेटिंग देते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से सबसे लेटेस्ट जो रेटिंग है S&P द्वारा भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर वो 6.4% ही है। फिर भी जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके 2-3 दिन पहले ये जितने भी संस्थान हैं, ठीक है, जैसे IMF है, S&P है, ठीक है, फिंच है, ये लोग क्या जीडीपी ग्रोथ रेट दे रहे हैं उसको आप एक बार देख के जाएं। हाँ, तो आपका क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? ट्रेसीवैक, नासोवैक, मावेला और रेबीवैक्स। सही जवाब ऑप्शन सी है। ये मावेला नाम से इन्होंने खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों के लिए एक क्या किया है, टीका विकसित किया है। IIL का जो डिवीजन है जो तमिलनाडु के मंडलम या ऊटी में है, उन्होंने ये जो है लॉन्च किया है मावेला को। और ये विश्व स्तर पर लगभग 10 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रूबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करते हैं। ठीक है। इनके लिए, इन बीमारियों से बचाव के लिए जो है, प्रिवेंशन के लिए ये टीके का विकास किया गया है, जो काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे क्या है, कई बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है, जो काफी दुखद भी होता है देखने में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर, जिसको मस्कट भी बोलते हैं, का नाम है आशा, जीतू, धाकड़ और उज्ज्वला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हैं, इनके शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। और ये उज्ज्वला जो है वो एक गौरैया है। ठीक है। गौरैया जो है वो है, और इसको लॉन्च किया गया है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और जो पैरा गेम्स हैं उसमें जो शामिल स्पर्धाएं हैं उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक। अगर रैंकिंग की बात करें तो इन गेम्स में पहला स्थान मिला हुआ है वो हरियाणा राज्य को मिला है, जिसने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जीते हुए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, जिसने 25 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 14 कांस्य पदक
जीते हुए हैं। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज भी याद कर लीजिएगा और इनका टोटल भी कर लीजिएगा। 25 और 23 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और 48 में आप जब 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 62 हो जाएगा। तो यूपी ने टोटल 62 पदक इसमें जीते हुए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो ये 62 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा यूपी पीसीएस की है। ठीक है, आरओ एआरओ की है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश ने अगर कोई रैंक हासिल की है तो ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही सिलकियारी सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर और 4.8 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो सिलकियारी सुरंग है, जिसमें कुछ जो है देश के श्रमिक क्या है, फंस गए थे और काफी दिन तक जो है फंसे रहे। करीब 17 दिन तक ये लोग फंसे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद इनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इस सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। और जो उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड पर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उस परियोजना का ये हिस्सा है। ठीक है, ये क्या करेगा? धरासू को यमुनोत्री से ये जोड़ेगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 4.5 किलोमीटर या 2.8 मील है इस सुरंग की लंबाई। इस वजह से ये चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा बना अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जो दुनिया का 8वां अजूबा बना हुआ है, ठीक है, अंकुरवाट मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ठीक है, और ये उत्तरी प्रांत, कंबोडिया के उत्तरी प्रांत सियम रीप में स्थित है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। और ये मूल रूप से क्या था? हिंदू मंदिर था और हिंदू भगवान जो है वो विष्णु को समर्पित था। लेकिन टाइम के साथ ये धीरे धीरे एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये कंबोडिया जो है वो 8वें अजूबे के रूप में इसको घोषणा की है। इटली का एक पोम्पेई जो है उसको 8वां अजूबा माना जाता था, लेकिन उसको ये पीछे छोड़ते हुए 8वें अजूबे के रूप में इसने दर्जा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, अब्दुल्लाही मिरे, एलिजाबेथ मोरेनो बार्को, अब्दुल्ला हबीब। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये अब्दुल्लाही मिरे हैं। इनको यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित क्यों किया गया है? इन्होंने केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविरों में, ठीक है, शरणार्थी शिविरों का नाम क्या है? दादाब में जो शरणार्थी शिविर हैं उनमें इन्होंने बच्चों के हाथों में करीब 1 लाख किताबें क्या है बांटी हैं। इन्होंने बच्चों को क्या है 1 लाख किताबों तक क्या किया है? उपलब्ध कराया बच्चों को। उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब्दुल्लाही मिरे जो हैं ये एक पत्रकार हैं और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी, मतलब ये रेफ्यूजी, खुद भी ये रेफ्यूजी हैं। और इन्होंने दादाब में जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनमें बच्चों के हाथों में इन्होंने किताबें दी हैं। इनका सराहनीय कार्य रहा है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि इसमें हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको वो सारी चीजें आपको मिल जाएं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। पिछले टाइम पर जिस तरह से पीसीएस क्वेश्चन पूछता रहा है, आरओ आरओ पूछता रहा है, उसी पैटर्न पर हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। स्टिल अभी केवल मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आपके तरफ से कोई फीडबैक हमारे पास नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से हमें पता लगेगा कि जो भी चीजें हम आपको भेज रहे हैं वो आपको पहले तो उपयोगी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। अगर उपयोगी लग रही हैं तो आपको ठीक से समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कहीं किसी तरह का गैप तो नहीं रह जा रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई डिटेल अधूरी रह जा रही है। तो जब तक आप अपना कमेंट नहीं देंगे, जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो ये वन डायरेक्शन कन्वर्सेशन बना रहेगा, मोनोलॉग बना रहेगा। इसको डायलॉग में तभी चेंज कर सकते हैं जब आप हमें अपना फीडबैक दें। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहें। अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन या नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए अपडेट्स जो हैं वो तुरंत से मिलते रहें। ठीक है, टाइमली आपको अपडेट्स मिलते रहें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और वाराणसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये सहारनपुर। और सहारनपुर में जो आईआईटी रुड़की का कैंपस बना हुआ है, उस कैंपस में ये परिसर
जो है वो बनाया जाना है। उस कैंपस में ये जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको स्थापित किया जाना है। और इस सेंटर में क्या होगा, 5G संचार सुविधाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G लॉन्च करने पर शोध करने का कार्य इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इसके दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, एक तो 5G को AI से जोड़ना और 6G को लॉन्च करने पर काम करना। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में आयोजित विधानसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किस राज्य में बहुमत हासिल नहीं किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये तेलंगाना राज्य में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं किया है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और वहां पे इनके अभी मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने जो है वो बहुमत हासिल किया है। ठीक है, कांग्रेस ने वहां पर क्या किया है, बहुमत हासिल किया है। यहाँ पर टेबल लगाई हुई है जिसमें हमने बताया है कि राजस्थान मतलब इन चारों राज्यों में कुल सीटें कितनी है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कितनी कांग्रेस ने जीती और कितनी अन्य ने जीती। ठीक है, तो राजस्थान में कुल सीटें 199, भाजपा ने 115 जीती। बहुमत का आंकड़ा जो है यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो 115 जीती हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, यहाँ पर 163 सीटें जीती। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं जिसमें 54 सीटें जीती। ठीक है, ठीक, जबकि तेलंगाना में 119 सीटें थी जिसमें 64 सीटें कांग्रेस ने जीत के क्या किया है, बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने यहाँ पे मात्र 8 सीटें जीती हैं, जबकि 39 सीटें यहाँ पर बीआरएस ने जीती हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनएफसीसीसी पार्टियों के सम्मेलन की 28वीं बैठक 30 नवंबर को कहां शुरू हुई है? नई दिल्ली, पेरिस, दुबई और टोक्यो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये यूएनएफसीसीसी की जो कॉप 28 है उसकी बैठक कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। ठीक है, और जो कॉप 28 के मुख्य उद्देश्य हैं वो मुख्य उद्देश्य हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन पर क्या करना है, लगाम लगाना है, इनके उपयोग को रोकना है। इसके बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। इसके बाद 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। ठीक है, और इसके अलावा वैसे समुदायों की सहायता करना है जो जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉप 28 के मुख्य उद्देश्य। एक चीज पहले तो कॉप जो UNFCCC हमने बताया उसकी पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। उसकी फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, UNFCCC इसकी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कॉप से रिलेटेड ही है। ठीक है, कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दी गई है। ठीक है, फंड का नाम है नुकसान और क्षति, लॉस एंड डैमेज। तो इसकी घोषणा पहली बार कब की गई थी? कॉप 25, कॉप 26, कॉप 27 और कॉप 28। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये कॉप 27 जो है, जो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन हुआ था, इसका कॉप 27 का मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन हुआ था। उस दौरान क्या है, ये नुकसान और क्षति, लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार की गई थी। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल फंडिंग है वो करीब $475 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें इसका जो कॉप 28 है उसका आयोजन दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो इस फंड में संयुक्त अरब अमीरात ने $100 मिलियन का कंट्रीब्यूशन देने की घोषणा की है, जबकि $275 मिलियन यूरोपीय संघ, अमेरिका ने $17.5 मिलियन और जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड की बात है, तो इसका सुझाव सबसे पहली बार 1991 में वानुअतु द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये वैसा फंड है, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, विकासशील देश क्या है जो पर्यावरण परिवर्तनों को लेकर सुवेद्य हैं, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में मदद करने के लिए एक नुकसान और क्षति कोष है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
ठीक है, जो क्या है, जो एनवायरमेंट चेंज को लेकर क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉन है, सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो सकता है, तो उनको इनके प्रभावों से लड़ने की सहायता करने के लिए ये फंड बनाया गया है, जिसको लॉस एंड डैमेज फंड बोला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का जो टर्मिनल 2 है, T2 है, उस T2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी है, और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। ठीक है, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल, ठीक है, ये जो है एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है भारत को जिसको इतना जो है वो दर्जा मिला है, श्रेष्ठ दर्जा मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत या रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। म्यांमार, वियतनाम, नेपाल और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये नेपाल दक्षिण एशिया या साउथ एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो समलैंगिक विवाहों को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने का मतलब इनको जो है वो लीगल प्रोटेक्शन या वैधता, इनको कानूनी वैधता क्या है, मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें तो दुनिया भर में केवल 35 देशों ने समलैंगिक विवाहों को वैध बनाया है। ठीक है, और समलैंगिक विवाहों को अगर वैध बनाने वाले देशों की जो नवीनतम सूची है, उसमें जो है वो अंडोरा एक देश है जिसने फरवरी 2023 में समलैंगिक विवाहों को वैध घोषित किया, और नेपाल ने जून 2023 में, मतलब सबसे नवीनतम देश जो है वो नेपाल है, जिसने जून 2023 में जो है ऐसे विवाहों को क्या है, वैधता दी है, कानूनी वैधता दी है। ठीक है, अगर समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाले पहले देश की बात करें तो नीदरलैंड ऐसा करने वाला पहला देश है, और वर्ष 2001 में इसने क्या किया था, ऐसे विवाहों को लीगल प्रोटेक्शन दिया था। ठीक है, अगर बात करें एशिया की, तो एशिया में नेपाल के अलावा एक ताइवान ऐसा देश और है जिसने क्या किया है, समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला एकमात्र अन्य देश है। तो अगर पूरे एशिया की बात करें तो देश हो गए दो, ताइवान और नेपाल, और अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो केवल नेपाल अकेला ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है, एक्सपोसैट, एक्ससैट, ZXसैट और ZTOसैट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये एक्सपोसैट नाम से एक सैटेलाइट जो है, वो जो एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की जांच करना है। ठीक है, ये इसका जो है वो उद्देश्य है, और ये जीवन इसका जो है वो लगभग 5 वर्ष होने की उम्मीद है। ठीक, इसमें 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाने वाले एक्सपोसेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा से अवलोकन के लिए नामित किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो लोअर ऑर्बिट है अर्थ का, वहां से क्या करेगा, ये अवलोकन करेगा, ये रिव्यू करेगा चीजों को। ठीक है, और हमें आगे जानकारी देगा। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर है। ठीक है, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, देश की राजधानी जो दिल्ली है वो NCRB के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर है। ठीक है, ये थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि आपके देश की कैपिटल के बारे में इस तरह का डेटा आता है कि वहां पर वुमेन की सिक्योरिटी को और सेफ्टी को लेकर इतना ज्यादा इशू है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली में यौन हिंसा के सबसे ज्यादा मामले हैं। ठीक है, और इस वजह से ये महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर बन गया है, और यह लगातार तीसरा वर्ष है जब दिल्ली 19 महानगरीय शहरों में सबसे अधिक संख्या में क्या है, महिलाओं के प्रति अपराध दर्ज किए गए, और जो रेट है इसका प्रति 1 लाख महिलाओं पर लगभग 186.9 अपराध दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये लगातार तीसरा वर्ष है
जब दिल्ली में क्या है इस तरह का ये डेटा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीआरबी ने एक और डेटा दिया है जिसके अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जो मिलावट होती है, जिनका एडल्ट्रेशन होता है, तो वैसा करने के मामले में हैदराबाद जो है वो पहले स्थान पर, तेलंगाना द्वितीय स्थान पर, और आंध्र प्रदेश जो है वो तृतीय स्थान पर है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स एशिया की 2023 हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 शीर्ष परोपकारियों में भारत से शामिल है। केपी सिंह, नंदन नीलकेणी, निखिल कामत और उपरोक्त सभी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों व्यक्ति केपी सिंह, नंदन नीलकेणी और निखिल कामत जो हैं वो फोर्ब्स एशिया की जो हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची है उसमें जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 15 शीर्ष परोपकारी हैं उनमें ये तीनों लोग शामिल हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट इशू की है, जिसका 17वां एडिशन रिपोर्ट इशू किया है, इसमें इन्होंने कॉर्पोरेट परोपकार या CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके तहत ये कंपनियों के लिए मैंडेटरी है कि अपने प्रॉफिट का इतने परसेंट हिस्सा जो है इनको लोगों के वेलफेयर में खर्च करना है, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें जो शामिल किया है वो जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत निधि जो पर्सनल फंड से दान किया है वैसे व्यक्तियों को इन्होंने सम्मानित किया है, जिसमें केपी सिंह है ये DLF से संबंधित है, नंदन नीलकेणी जो है वो इन्फोसिस से संबंधित है, और निखिल कामत जो है वो जेरोधा के को फाउंडर है। ठीक है, इसके अलावा अभी एक और हमने दानवीरों की सूची के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें निखिल कामत जो थे वो देश के सबसे युवा दानवीर जो है के रूप में क्या है इनको पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली है। नाम बताना है, गजानन प्रणाली, गजपति प्रणाली, गजराज प्रणाली और गजदर प्रणाली। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन सी। ये भारतीय रेलवे ने एक AI इनेबल्ड निगरानी प्रणाली बनाई हुई है, गजराज प्रणाली, जो क्या करेगी, पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए बनाई है। ठीक है, जो आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के वन क्षेत्र हैं जहां पर जो है प्रचुर मात्रा में हाथी पाए जाते हैं, तो वहां पर इन्होंने गजराज प्रणाली लागू की है। इससे क्या होगा, इस प्रणाली से जो लोको पायलट होते हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, उनको पटरियों पर हाथियों की मौजूदगी के बारे में जो है समय पर सूचना मिल जाएगी, जिससे ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी घटना को जो है वो रोक सकते हैं। इस तरह के अलर्ट उत्पन्न किए जाएंगे, जो भी सारे हितधारक हैं उनको अलर्ट उत्पन्न करके ये जो है नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लंग सिंड्रोम के कारण किस देश में बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ रहे हैं? चीन, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये अमेरिका में दिसंबर 2023 में, मतलब पिछले ही महीने, ये व्हाइट लंग बीमारी के कारण क्या है, कई सारे बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। तो ये व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, पूरे फेफड़ों पर सफेद धब्बे आने लगते हैं और इन्हीं सफेद धब्बों के कारण इसको व्हाइट लंग बोलते हैं। इससे जो बच्चे प्रभावित थे उनको खांसी, बुखार और थकान का अनुभव होता था। ठीक है, और इनका प्रकोप क्या है, कोविड, फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस या माइक्रोप्लाज्मा के कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए क्या है, काफी कठिन समय रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी, वैशाली और कंचन देवी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये वैशाली जो है वो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गई हैं। ठीक है, स्पेन में एलो ब्रेगेट ओपन के दौरान इन्होंने क्या किया है, 2500 एलो रेटिंग को पार करके ये ग्रैंड मास्टर का इन्होंने खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये वैशाली जो है वो आर प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, और ये आर प्रज्ञानंद और वैशाली, ये भाई बहन की जोड़ी जो है वो विश्व की पहली भाई बहन की जोड़ी है जो दोनों के दोनों क्या है, ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, इसके अलावा कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली जो है ये भी क्या है, भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है। तो ये वैशाली जो है वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर और वैसे 84वीं ग्रैंड मास्टर ये बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन
संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और कजाकिस्तान, भारत और फ्रांस, भारत और यूएई, भारत और इंडोनेशिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है, ये भारत और यूएई का संयुक्त अभ्यास है और ये इसका पहला संस्करण था। दोनों देशों के बीच में पहली बार आयोजन हुआ और इसका जो आयोजन हुआ वो 2 जनवरी 2024 को आयोजन हुआ राजस्थान में। ठीक है, और उसमें दोनों देशों की थल सेनाओं ने भाग लिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर योजना आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारत के सभी गांवों की मैपिंग और इनका दस्तावेजीकरण तैयार करने का निर्णय लिया है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है, वो भारत की विविध सांस्कृतिक जड़ों की गहरी समझ को बढ़ावा देते हुए जो आगंतुक हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए जानकारी का इस भंडार को सुलभ बनाना है। मतलब एक प्रोग्राम के तहत क्या है, भारत के जो गांव हैं वो जिन जिन क्षेत्रों के लिए, जिन जिन चीजों के लिए क्या है फेमस हैं, उनके लिए एक डेटाबेस तैयार करना है और फिर वो डेटाबेस टूरिस्ट के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, गाँवों के बारे में, उन जगहों के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो जानकारी एकत्र की जा रही है गाँव की, वो 7 श्रेणियों में की जा रही है। 7 कैटेगरीज हैं। कला और शिल्प गांव, पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख गांव, भारत की पाठ्य, रामायण महाभारत या पौराणिक किंवदंतियों और मौखिक महाकाव्यों से जुड़े गांव। इस तरह की ये 7 कैटेगरीज हैं और सातों कैटेगरीज के अंतर्गत इनका डेटा कंपाइल किया जा रहा है और ये टूरिस्ट के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, तो वो इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक, बाकी ये जो भी डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले ही बता चुका हूं। आप पीडीएफ के माध्यम से भी हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं और आप प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हमें पता लगे कि ये चीजें जो है वो ठीक चल रही हैं, आपको ठीक से समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा सबसे शक्तिशाली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम बताना है। बार्ड, जेमिनी, प्रोपिन और न्यूरो। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये गूगल ने जेमिनी नाम से क्या किया है, अपने सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल का क्या किया है, इन्होंने प्रदर्शन किया है। जेमिनाई 3 संस्करणों में इसमें आता है। इसका पहला है प्रो, अल्ट्रा और नैनो। इसमें अल्ट्रा जो है वो इसकी सबसे बड़ी और सबसे सक्षम श्रेणी है, जबकि जेमिनी नैनो का उपयोग विशिष्ट कार्यों और मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एआई मॉड्यूल है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। चरकुला, लावनी, गरबा और घूमर। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये गुजरात में जो नव दुर्गा का महोत्सव होता है उस समय जो गरबा नृत्य किया जाता है, ठीक है, उस नृत्य को इन्होंने, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, और इसमें शामिल होने वाला ये गरबा जो है वो भारत की 15वीं विरासत है। ठीक है, 15वीं भारतीय विरासत इस सूची में शामिल होने वाली है और ये जो सूची है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ये गरबा नृत्य के दौरान क्या है, ये देवी के उत्सव को मनाने के लिए क्या है, ये नृत्य किया जाता है, तो ये धार्मिक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी एस्पायरिंग ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। रायगढ़ ब्लॉक, तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, कौशाम्बी ब्लॉक और जमुई ब्लॉक। सही जवाब ऑप्शन बी है। ये तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक जो है ये तेलंगाना के आसिफाबाद में, तेलंगाना का जिला है आसिफाबाद, उस जिले का ब्लॉक है तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक। इसको इसमें एस्पायरिंग जो ब्लॉक्स की लिस्ट है उसमें पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा स्थान इसमें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला हुआ है। ठीक है, तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग भी हुई है घोषणा। ठीक है, जिसमें रायगढ़, उड़ीसा का जिला है रायगढ़, जिसने पहला स्थान, जबकि जम्मू बिहार ने दूसरा जो है वो स्थान इसमें हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर। तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका डिजाइन जो किया गया है वो
भारतीय एथलीटों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, जैसे चोट प्रबंधन, चोटों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पुनर्वासन, खिलाड़ियों का पुनर्वास कैसे हो, पुनर्प्राप्ति और प्रदर्शन को बढ़ाने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। खेल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जो है वो इस सेंटर पर होगा। ठीक है। क्वेश्चन जो है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ऑप्शन है भारत और वियतनाम, बांग्लादेश और वियतनाम, भारत और म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये विनवेक्स जो अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 11 से 21 दिसंबर 2023 तक वियतनाम के हनोई में किया गया। ठीक है। ये पहली बार वर्ष 2018 में किया गया था और ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और वियतनाम के बीच क्रमशः होता है, मतलब एक बार वियतनाम में और एक बार भारत में। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ये सी नहीं है, ये ए है, टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी जब हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप पीडीएफ लेंगे, ठीक है, या तो आप वीडियो को पॉज करके अगर आप डिटेल लिख रहे हो तो आप यहीं पे इसको ठीक कर लें, अदरवाइज अगर आप पीडीएफ लेते हैं हमसे तो पीडीएफ में हम आपको ये ठीक करके प्रोवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 10वें, 9वें, 8वें और 7वें स्थान पर। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है। ये जो रैंकिंग है वो कॉप 28 के दौरान जारी की गई। ठीक है। और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है वो अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि भारत किस तरह से इस दिशा में सकारात्मक भूमिका जो है वैश्विक नेता की भूमिका निभा सकता है। ठीक। जबकि इस सूचकांक में चीन जो है वो 51वें और अमेरिका 57वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत की जो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो 2030 तक 50% के लक्ष्य की तुलना में लगभग 44% है। मतलब भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत क्या करेगा, अपना जो है वो पूरी ऊर्जा क्षमता के 50% जो है वो गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करेगा। ठीक है। अभी भारत की जो वर्तमान में है वो 44% है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है और ये खाते विशेषतः आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए होगी। ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है उनके पास इनकम के, स्पेशली ये उन वुमेन्स को टारगेट करेंगी इनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और इन खातों के साथ उनको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक। और इसके अलावा जो हर एक नारी शक्ति खाते पर बैंक जो है वो अपने CSR के निधि के तहत 10 रुपए का योगदान करेगा। ठीक है। क्या करेगा, एक खाता खुलेगा तो बैंक अपने CSR में 10 रुपए का योगदान ऐड कर देगा, मतलब। ठीक है। तो ये इन्होंने इसको भी ऐड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर माधव हाड़ा और पुष्पा भारती। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये पुष्पा भारती जी को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इन्होंने 2016 में एक संस्मरण लिखा था जिसका नाम है यादें यादें और यादें। इनके लिए इनको 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक। इसके अलावा जो वर्ष के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनका हमने डिटेल लिखा है कि इसका सम्मान का नाम क्या है, किसको मिला है, किस भाषा से संबंधित है और इनकी किस रचना के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। एक एडिशनल फैक्ट है, व्यास सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हैदराबाद है। जो मर्सर ने जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 जारी किया है इसमें भारत में क्या है, जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर है। और अगर ओवरऑल इंडेक्स में बात करें तो हैदराबाद को 153वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में दूसरे स्थान पर जो है वो पुणे है। ठीक है। पुणे जो है वहां पर जीवन की गुणवत्ता दूसरी सबसे अच्छी है, जबकि शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रिया का शहर वियना है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और तीसरे स्थान पर कनाडा का शहर वैंकूवर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए कौन सी तकनीकी विकसित की है? स्वच्छ, निर्मल, शीतल और अमृत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए एक अमृत टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इस अमृत का जो फुल फॉर्म है वो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन। ठीक है, इसमें क्या है, ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है और जब इनसे पानी गुजारा जाता है तो पानी से ये आर्सेनिक और जो धातुएं हैं उनको हटा देता है। ठीक है, और ये तकनीकी क्या है, ये घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तर पर ये उपयोग किया जाता है। इसका इस तरह से क्या किया गया है, विकास किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े स्केल पे इसके जो है वो मतलब बड़े साइज के आपको इसके जो है वो प्योरीफायर्स बोल सकते हैं इनको, खरीदने पड़ेंगे। ये घरेलू उपयोग के लिए भी अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? अली अबू अब्बाद और डैनियल बरेनबोइम, शेख मुजीबुर रहमान और डैनियल बरेनबोइम, दलाई लामा और शेख मुजीबुर रहमान, अली अबू अब्बाद और शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये अली अबू अब्बाद और डैनियल बरेनबोइम को 2023 के इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वरेन बोएम जो है ये अर्जेंटीना में जन्मे हैं और एक प्रसिद्ध जो है वो शास्त्रीय पियानो वादक, जबकि श्री अब्बाद जो है वो एक फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है। ठीक है, इनको ये पुरस्कार जो मिला है वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, आपको अगर ये डिटेल ज्यादा लग रही हैं तो आप इनको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पीडीएफ ले सकते हैं इनकी। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स एज इट इज मिलेंगी, आप जिनको मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हैं। आपको प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जूम इन जूम आउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ये कंटेंट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बन जाएगा? गुरुग्राम, लखनऊ, बेंगलोर और पुणे। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ को क्या किया जा रहा है, एआई शहर के रूप में डेवलप करने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें एक एआई और मेडटेक, ठीक है, व्यापक एआई एकीकरण के साथ जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट भारतीय डॉक्टरों द्वारा किस हॉस्पिटल में समर्थतापूर्वक किया गया है? ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये आर्मी हॉस्पिटल जो दिल्ली कैंट है, इसमें पहली बार भारत में क्या है, भारतीय डॉक्टरों द्वारा भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है और ये सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण हुआ है। एक बच्चे के अस्थि मज्जा का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। ये बच्चा जो है वो रेयर इम्यूनोडेफिशिएंसी विकार का से शिकार था, जिसका इसके द्वारा इस ट्रांसप्लांट के द्वारा निदान किया गया है। इस प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है, जो दोषपूर्ण प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं इनको स्वस्थ कोशिकाओं से बदलना होता है, चेंज करना होता है। जो आपकी जो इम्यूनिटी जो होती है, तो वैसी जो मतलब आपकी दोषपूर्ण है, मतलब डेड भी बोल सकते हैं आप उनको। ठीक है, वैसी कोशिकाएं हैं उनको हेल्दी कोशिकाओं से चेंज करना होता है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसमें अस्थि मज्जा के बारे में कि अस्थि मज्जा जो है वो एक अर्ध ठोस सेमी सॉलिड जो है ऊतक है। यह हड्डियों के स्पंजी भागों में पाया जाता है। पादप और स्तनधारियों में यह नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का प्राथमिक स्थल होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में क्या होती है, नई रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है साइंस के पार्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के चुनाव के बाद महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी? इसमें एक वर्ड छूट गया है, इंडिया। ये भारत की बात कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की बात कर रहा है। वर्ष 2028, 2029, 2030 और 2031। तो सही जवाब ऑप्शन बी है।
वर्ष 2029 तक क्या है, भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी। ये एसबीआई का आर्थिक अनुसंधान विभाग है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बात की गई है। और उन्होंने बताया है कि 2019 के बाद महिला वोटर क्या हो जाएंगी, 37 करोड़ हो जाएंगी, जबकि पुरुष वोटर जो है वो 36 करोड़ ही रह जाएंगे। और इस तरह से 1 करोड़ महिला वोटर जो है वो पुरुषों से अधिक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में परदेशी वित्त प्रेषण रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। फिलीपींस, भारत, चीन और मेक्सिको। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। और भारत में ये जो 2023 में रेमिटेंस आया है वो 125 बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, बाकी जो रेमिटेंस है उससे आशय किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा या वित्त भेजने से है। जो पैसा भेजते हैं दूसरे देशों में कार्य करने वाले लोग भारत में, उस पैसे को रेमिटेंस बोलते हैं। शीर्ष स्थान इसमें भारत का है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे पर चीन, चौथे पर फिलीपींस और पांचवें पर मिस्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन जो है इसका डी है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो दिसंबर 2023 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि ये जो डेटा है वो सरकार का ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये जो सेंसेक्स है और क्रेडिट लियोनस सिक्योरिटीज एशिया है, इन्होंने एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट पर बेस्ड ये डेटा है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र का और दूसरे स्थान का पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जबकि ऑफिशियल डेटा में तमिलनाडु अभी भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको पता होना चाहिए ये। अगला क्वेश्चन, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्हें केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है, उनका नाम बताना है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये मिचेल जो स्टार्क हैं ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। इनको आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत प्राप्त हुई है, 24.75 करोड़, और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किया है। ठीक है, तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अभी तक आईपीएल के इतिहास के। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का गठन किस खतरे से निपटने के लिए किया गया है? ऑप्शंस हैं, रूस और यूक्रेन विवाद को निपटाने के लिए, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के लिए, युद्ध के समय मध्यस्थता के लिए, लाल सागर में हाउथी खतरे का मुकाबला करने के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये लाल सागर में हाउथी विद्रोहियों के खतरे से निपटने के लिए एक बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का गठन किया गया है, जिसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाएं जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत इस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी हाउथी विद्रोही जो हैं ये लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तो वैसे कोई भी जहाज जो इजराइल के हैं या इजराइल से किसी तरह से संबंधित हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं ऐसी हुई जिसमें इन्होंने इजराइल से गैर संबंधित जो है उनको इजराइल से गैर संबंधित जहाजों को भी निशाना बनाया है, और जो वैश्विक जो है वो चिंता का विषय है। इसी वजह से ये टास्क फोर्स का गठन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने मैप से बताया भी हुआ है, ये हाउथी विद्रोही जो हैं वो आपको यमन में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बॉब अल मंडेब है, गल्फ ऑफ अदन है, रेड सी है, और यहाँ ऊपर स्वेज कैनाल है। ठीक है, तो ये स्वेज कैनाल के थ्रू आप लोग जानते हैं वैसे भी काफी व्यापार होता है। ठीक है, स्वेज कैनाल से काफी व्यापार होता है, और ये बॉब अल मंडेब वाला एरिया है, इसमें ये सक्रिय है। तो यहाँ से जो जहाज आते हैं इनको ये टारगेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? विजय वर्मा, विनोद जोशी, संजीव और अरुण रंजन मिश्र। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये संजीव जी हैं, इनको हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सभी 24 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित किए जाते हैं।
ठीक है, जिसमें संजीव जी को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये हिंदी भाषा में इन्होंने लेखन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ध्यान अर्थात मेडिटेशन सेंटर, नासिक, उज्जैन, भुवनेश्वर और वाराणसी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन वाराणसी और वाराणसी के उमराहा में जो नया नया निर्माण हुआ है स्वर्व वेद महामंदिर जो है, इसको दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो विहंगम योग संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया है और इसमें भगवान की किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। इसमें योग के माध्यम से ही क्या है, पूजा को, इसको योग को ही पूजा माना हुआ है। ठीक है, ये मंदिर जो है वो 7 मंजिला है। मकरान मार्बल, सफेद मार्बल से ये बना हुआ है। ठीक है, और इसमें एक साथ 20,000 लोग योग और ध्यान कर सकते हैं। तो इसको सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है दुनिया का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे जो यूपी पीसीएस के जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स हैं उसके आपके 650 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी आगे और वीडियो आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। प्लस पीडीएफ्स के लिए आप ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।